कक्षा 11 के समस्त बच्चों का गणित की ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में स्वागत है। आज हम कक्षा 11 का प्रथम अध्याय सेट या समुच्चय का अध्ययन का शिक्षण कार्य करेंगे। तो ये पहला पाठ है। तो सेट थ्योरी पढ़ेंगे। सेट थ्योरी मीन्स समुच्चय। समुच्चय पढ़ना है। तो समुच्चय को का सबसे पहले प्रतिपादन या सिद्धांत जो दिया था जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने दिया था। और समुच्चय का उपयोग आप अभी आगे देखेंगे प्रायिकता में है, और इसके अलावा बहुत सारे ज्यामिति में भी है, अनुक्रम श्रेणी वगैरह, मतलब कई जगह पर समुच्चय का प्रयोग होता है। समुच्चय से आगे हमको बहुत मदद मिलेगी। तो समुच्चय की परिभाषा क्या है? सुपरिभाषित। समुच्चय का कोई नया शब्द नहीं है। समुच्चय मीन्स होता है सेट, और सेट आप जानते हैं, सेट माने होता है जैसे डिनर सेट, किचन सेट, सोफा सेट, यानी वस्तुओं का संग्रह। एक विशेष मतलब ऐसी वस्तु जैसे डिनर सेट, तो डिनर सेट माने हो गया डिनर में प्रयोग होने वाली सभी वस्तुएं। सोफा सेट माने कि सोफा सेट के साथ जितने भी चीज़ें होती हैं। और आपका किचन सेट, किचन की संपूर्ण सामग्री। तो ये सेट, इसी सेट को यानी समुच्चय कहते हैं। मीन्स समुच्चय, वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब किन वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है, ये बात ध्यान देने वाली है। सभी वस्तुओं का समुच्चय संग्रह नहीं कहलाता है, क्योंकि यहाँ इसकी परिभाषा ये है कि उन वस्तुओं का संग्रह जो सुपरिभाषित हो, वो वस्तुएं सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का अर्थ यहाँ पर है कि हमें ठीक ठीक पता हो कि ये वस्तु, कोई भी वस्तु उस संग्रह में, उस समूह में आएगी कि नहीं आएगी। जैसे किचन सेट, किचन के सारे सामान। अब उसमें कोई अगर कहे किचन सेट में हम, क्या उसमें चारपाई आएगी? नहीं, किचन सेट में चारपाई से नहीं आएगा उस समूह में। या इसी तरह से आप सोफा सेट में कह दो कि स्कूटर आ जाए, वो नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये स्पष्ट हो। और जैसे बहुत जगह कभी कभी नहीं स्पष्ट होता है कि जैसे हम कहें किसी कक्षा में छात्रों का समुच्चय, लंबे छात्रों का समुच्चय। तो लंबे छात्रों में अब कोई कहता है कि 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा वही लंबे होते हैं, कोई कहता है 180 के ऊपर वो लंबे होते हैं। तो सबकी अपनी नज़र है, सब अपने हिसाब से कहते हैं कि लंबाई जो 180 के ऊपर है वही ज़्यादा लंबे छात्र है। तो ऐसा गुण जो कि परिभाषित ना किया जा सके कि किसी हर एक की नज़र में भिन्न भिन्न हो। जैसे कोई कह रहा है कुछ, कोई कुछ कह रहा है, तो उस हिसाब से आप नहीं बता पाएंगे कि वो वस्तु उस समूह में होगी कि नहीं होगी। इसी तरह से हम कहें सुंदर वस्तुओं का, सुंदर व्यक्तियों का समुच्चय। तो सुंदर व्यक्ति किसी की नज़र में कोई होता है, किसी की नज़र में कोई होता है। हम कह रहे हैं ये सुंदर है, दूसरा कह रहे हैं नहीं ये नहीं सुंदर, वो सुंदर है। तो सुंदर व्यक्तियों का समूह आप बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें ये स्पष्ट होगा ही नहीं कि वो व्यक्ति जो है हर एक की नज़र में कोई और होगा, हर एक कोई दूसरा सुंदर हो सकता है। तो ऐसा गुण जो हर व्यक्ति कहे कि नहीं जो है ये वस्तु उस समूह में होगी, तो वो उस हिसाब से उसको सुपरिभाषित कहते हैं। यानी कि हम स्पष्ट रूप से कह सके कि हमारी वस्तु उस संग्रह में होगी। कोई दुविधा ना रहे, ये कंफ्यूजन ना रहे, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में वो वस्तु संग्रह में नहीं आएगी। अगर वो आते तो वो संग्रह सुपरिभाषित नहीं होगा, और जब सुपरिभाषित नहीं होगा तो वो संग्रह समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि बुद्धिमान व्यक्तियों का समुच्चय। अब बुद्धिमान कोई, किसी की नज़र में कोई बुद्धिमान है, किसी की नज़र में कोई बुद्धिमान है। तो ऐसे व्यक्तियों का समूह बनाएंगे तो वो संग्रह समुच्चय नहीं होगा। लेकिन जैसे कि हम संख्याओं का समुच्चय बनाए, आभास संख्याओं का समुच्चय। आभास संख्याएं जैसे कि 2, 3, 5, 7, ठीक है, और 11 ऐसे बनाते जाए तो ये सारी संख्या आभास संख्या, इनमें एक गुण कॉमन है, सब अभाज्य हैं। तो ये समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, ये भी प्राकृतिक संख्याओं, और जितनी भी अनंत तक, ये भी एक समुच्चय है। तो समुच्चय की परिभाषा क्या है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित मैंने बताया कि ये स्पष्ट रूप से हम, यानी कि ये इसमें दुविधा ना हो, हम स्पष्ट रूप से कह सके कि हमारी अमुक वस्तु उस संग्रह में है।
जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों के समुच्चय संग्रह में हम नहीं कह सकते कि फला व्यक्ति उस समूह में आएगा, कि उस संग्रह में आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों का जो संग्रह है वो समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो समुच्चय में ये स्पष्ट रूप से कि ये वस्तु उसमें आएगी, ये हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। अगर वहां पर दुविधा है कि आ भी सकती है, नहीं है, तो वो समुच्चय नहीं होगा। तो समुच्चय की स्पष्ट परिभाषा है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्ड मांगा के अक्षरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी उदाहरण अंग्रेजी वर्ड मांगा के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का संग्रह, सॉरी, ये भी एक समुच्चय है। इस पे स्पष्ट है कि सारे स्वर ही आएंगे, ए ई आई ओ यू। ये उदाहरण। दूसरा उदाहरण हम करें विषम संख्याओं का समुच्चय संग्रह। तो विषम संख्याओं का संग्रह जैसे 1, 3, 5, 7, ये इनका भी संग्रह समुच्चय है। ए ई आई ओ यू, ये भी एक समुच्चय है। तो समुच्चय में ये स्पष्ट है कि ये सारे, इनमें कोई ना कोई गुण कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है? इसमें सब विषम संख्याएं हैं और ये सब स्वर है। तो ये समुच्चय की परिभाषा ये हो गई कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। अब बात उठती है कि समुच्चय को निरूपित कैसे किया जाए। समुच्चयों का जो निरूपण होता है वो कैपिटल लेटर्स में, समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों का जो निरूपण है उसको कैपिटल ए बी सी एक्स वाई जेड इससे निरूपित किया जाता है। और समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयव, जो समुच्चय के अवयव हैं इनको स्मॉल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड इनसे निरूपित करते हैं। यदि कोई अवयव इस समुच्चय में है, ए में है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, या इसको ये पढ़ते ए बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए में नहीं है, या एक्स की बजाय ए ही कह दो, ए में नहीं है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको ऐसे निरूपित किया। इसका अर्थ ये हुआ कि ए का तत्व है, यानी ए वाले समुच्चय में है और ये अवयव इस समुच्चय में नहीं है। इसको ऐसे निरूपित करते हैं। ठीक है। इसके बाद समुच्चयों का निरूपण, ये दो तरीके से होता है। समुच्चयों का निरूपण दो तरीके से होता है। पहला होता है तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि। तालिका विधि या इसको सूची विधि भी कहते हैं। या इसको रोस्टर विधि भी कहते हैं। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को
एक मजमे कोष्टक में लिख करके मजमा कोष्टक ऐसे बना देंगे और उसके सभी अवयवों को लिखेंगे, जैसे A B C, और उसके बीच में कॉमा लगाते जाएंगे। उनके बीच में कॉमा लगा करके उनको जो है लिखते हैं। तो सभी अवयवों को एक तरफ से लिखेंगे और उनको अंतर रखने के लिए उनके बीच में कॉमा लगा देते हैं। तो ये तालिका विधि या सूची विधि, यानी वो जो अवयव जैसा है उसी रूप में ऐसे ही लिख देते हैं। ये आपकी तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि कहलाती है। दूसरा आता है गुण विधि। गुण विधि या इसको समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं। समुच्चय निर्माण विधि इस विधि में हम किसी भी समुच्चय के गुण को लिखते हैं, वो गुण जो सभी अवयवों में कॉमन हो। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। इसको हमको इस विधि से लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ये आ जाएगा, इसको सबसे पहले एक चर राशि x लिखेंगे और बीच में दो बिंदी, इसको दो बिंदी, इसको जो है कोमन कहते हैं। और इसके बाद x कौन सा गुण सब में कॉमन है वो लिखेंगे। x यहां लिख देंगे, क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इस तरह से गुण विधि में आप कोई चर राशि लिख करके x लिख करके उसके बाद उसके गुण का लिख देंगे, तो ये इस विधि से हो जाएगा। इस विधि का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारे पास अवयवों की संख्या ज्यादा होती है, और इस विधि का प्रयोग करते हैं जब अवयवों की संख्या कम होती है। अच्छा, कुछ बातें और, जैसे कि किसी भी समुच्चय में अगर एक ही अवयव कई बार रिपीट हुआ है तो उस अवयव को एक ही बार लिखते हैं। जैसे आपको कोई ये दिया हो, मान लीजिए ये कोई समुच्चय दिया है A B A C, तो इसको अगर कोई अवयव 2-3 बार रिपीट हुआ है तो इसको एक ही बार लिखा जाता है। इसका कई बार लिखने का कोई औचित्य नहीं है, यानी इसको ऐसे A B C। और एक बात और हम बताएंगे कि किसी भी अवयव में, किसी भी समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता। यानी कि आप चाहे इसको ऐसे लिखिए, ये बराबर सेम है BAC लिखिए, या चाहे तो CAB किसी क्रम में लिखे, सारा ये सभी समुच्चय आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अब आप जो है ये पहले अभ्यास की थ्योरी खत्म हो गई। कल आप पहला अभ्यास करके आएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास करेंगे।